नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी कि क्या होता है हेलो एल्केन्स, क्या होते हैं हेलो एरीन्स, फिर थोड़ा बहुत IUPAC के ऊपर बात की और फिर प्रिपरेशन शुरू कर दी, जहाँ पे एल्कोहल से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो गया था, हेलोजन एक्सचेंज हो गया था, और एल्कीन में सिमेट्रिक हो गया था, और HX में। आज हम लोग अनसिमेट्रिक एल्कीन में आ गए हैं। ध्यान रहे, अब अनसिमेट्रिक एल्कीन में, सिमेट्रिक एल्कीन में पाई बॉन्ड टूटता था, एक तरफ H ऐड हो गया था, एक तरफ Br या जो भी हेलोजन लगा होता था X वो ऐड होता था। लेकिन अब मामला जो है वो बदल चुका है। अब जो है वो हमारे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन, और अनसिमेट्रिक एल्कीन में अगर हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो कहीं पे भी H या कहीं पे भी हेलोजन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप समझते हैं कंपाउंड बदल जाएगा। तो उसके लिए 11th क्लास का एक रूल है, मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी रूल, और मार्कोवनी-कॉफ एंटी मार्कोवनी-कॉफ रूल, जो क्या कहता है आओ याद करेंगे। ये कहता है कि अगर आप HBr, HCl, HF, HI यानी कि HX डालते हैं तो H वहां जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, और हेलोजन वहां जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसिमेट्रिक है। अब अगर आप इसके अंदर HX डाल देते हो तो यहां से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और इसके पास H2 है, इसके पास एक है, मतलब इसके पास ज्यादा है, तो यहीं पे हाइड्रोजन जाएगा, यहीं पे हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास हेलोजन जाके लग जाएगा, चाहे वो कोई भी हेलोजन हो, लेट से X हो। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर आपने HCl या HBr डाल दिया, कोई भी HX डाल दिया, तो पाई बॉन्ड टूटा। क्या हो गया भाई, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 H थे, एक और लग गया, और यहाँ पे जाके लग जाएगा Br, है ना भाई। अब जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और आपने इसके अंदर HCl डाल दिया, पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH। अब यहां पे पाई बॉन्ड टूटा, यहां पे जाके लग जाएगा Cl, क्योंकि आपने Cl लिया, और इधर जाके लग जाएगा H। यानी कि अगर आप मार्कोवनी-कॉफ रूल की बात मानो तो मार्कोवनी-कॉफ रूल कहता है, या कहते हैं कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो आप H वहां लगाएंगे जहां पे H पहले से ही ज्यादा है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है एंटी मार्कोवनी। लेकिन एंटी मार्कोवनी में होता क्या है बच्चों, एंटी मार्कोवनी में आप हर किसी के साथ एंटी मार्कोवनी नहीं करवा सकते। आप हर किसी के साथ एंटी मार्कोवनी क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि एंटी मार्कोवनी इज ओनली फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी एंटी मार्कोवनी सिर्फ और सिर्फ HBr पेरोक्साइड के साथ ही होगी। यहां पे एक शर्त है, मार्कोवनी-कॉफ फॉर एनी HX, कोई भी HX के लिए आप मार्कोवनी-कॉफ करा सकते हो। लेकिन एंटी मार्कोवनी पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होती है, और साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड होना जरूरी होता है। हम जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे ये देखते भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एंटी मार्कोवनी में पहली बात तो ये मार्कोवनी-कॉफ का उल्टा है, यहाँ पे H वहां जाएंगे जहां पे H कम है, क्योंकि मार्कोवनी में कहाँ गए थे, जहां पे H ज्यादा थे, तो यहाँ पे H वहां जाएंगे जहां पे H कम है। और दूसरी बात ही HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, यानी आपके पास HBr होगा प्लस में आप पेरोक्साइड डालोगे तभी ऐसा होगा। तो यानी कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन कराऊं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसके अंदर डाल दो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH CH2। अब यहां पे 2 H है और यहां पे एक, तो H वहां जाएंगे जहां पे H कम है, यानी कि यहां, और ऑब्वियस बात है इस पे क्या चला जाएगा Br। यानी कि आप अगर ये रिएक्शन HX के साथ कराते हैं किसी भी, तो नहीं होगी, सिर्फ HBr के साथ ही होगी। जैसे यहां पे ना एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर आप HCl डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और अगर आप HBr डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पे पेरोक्साइड का कोई काम नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा।
एंटी मार्कोवनी इज ओनली फॉर HBr प्लस पैरोक्साइड। ये बात ध्यान, तो यहाँ पे तो मार्कोवनी ही होगा, पैरोक्साइड वेस्ट हो गया। क्या होगा, H वहां जाएंगे जहां पे H ज्यादा है और दूसरे पे हेलोजन, और यहां पे बात करें तो H वहां जाएंगे जहां पे H कम है, यानी HBr पैरोक्साइड के साथ ऐसा होगा तो यहां आ जाएगा CH3, सॉरी यहां तो H हमारे क्या है, तो यहां पे CH2, इधर आ जाएगा Br, यहां पे आ जाएगा क्या हमारे पास CH2, ये आ जाएगा हमारे पास CH2 और ये आ जाएगा हमारे पास CH3। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब बच्चों ये है कि HBr पैरोक्साइड काम करेगा तब मार्कोव एंटी मार्कोवनी होगा, बाकी कोई भी हो, अकेला HBr हो या HBr HCl HF इन सब के साथ पैरोक्साइड हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे हेलोजन कहां जाएगा, जहां पे H कम है। और अगर एंटी मार्कोवनी की बात करें तो हेलोजन वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। ऐसे हेलोजन के फॉर्म में याद कर लो, हाइड्रोजन के फॉर्म में याद कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि एंटी मार्कोवनी कराने के लिए सिर्फ पैरोक्साइड या सिर्फ HBr से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। डन। आगे बात करें, अब बात करें फ्रॉम एल्कीन्स, लेकिन उसके अंदर हम X2 डालेंगे। अभी तक क्या था, हम एल्कीन्स के अंदर HX डाल रहे थे, लेकिन अब हम एल्कीन के अंदर X2 डालेंगे। अब एल्कीन के अंदर X2 में भी दो केस आ रहे हैं, पहला आ रहा है विदाउट लाइट और हीट, यानी कि अगर आपके पास एक एल्कीन है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप उसके अंदर X2 डाल देते हो, लाइट और हीट नहीं डालते, तो पाई बॉन्ड टूटेगा और एक एक हेलोजन इनके साथ साथ जाके लग जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा और एक एक हेलोजन इनके साथ साथ जाके लग जाएगा। आई होप आपको याद हो, ऐसे हैलाइड्स को विसिनल डायहैलाइड्स कहते हैं। ऐसे हैलाइड्स को विसिनल डायहैलाइड्स कहते हैं, जिनमें साथ साथ वाले कार्बन के साथ हेलोजन लगा होता है। जैसे यहाँ पे CH3, सिमेट्रिक ले लो अनसिमेट्रिक ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर डाल दो Cl2, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH CH2, यहाँ पे लग जाएगा Cl और यहाँ पे लग जाएगा Cl, है ना। तो ये विसिनल डायहैलाइड बना देंगे। ऐसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है और आपने इसके अंदर डाल दिया Br2, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH CH CH3, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे, यानी विसिनल डायहैलाइड्स बन जाएंगे। ये सारे हमारे पास विसिनल डायहैलाइड्स ही हैं जिनमें साथ साथ वाले कार्बन पे सेम हेलोजन लगे हों। लेकिन अगर आपने यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करा दी या हाई टेम्परेचर दे दिया, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देगा, यानी हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा। आप समझते हैं, जैसे मान लो आपने इसके अंदर अगर सिर्फ Cl2 डाला होता तो क्या होता, ये पाई बॉन्ड टूट जाता, यहाँ पे एक हेलोजन यहाँ पे एक हेलोजन लग जाता, लेकिन आपने यहाँ पे Cl2 के साथ साथ लाइट भी डाल दी। अब इस केस में जो रिएक्शन होने वाली है वो रिएक्शन कौन से होने वाली है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ऐसा कह लो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी होता है। यहां जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। समझ गए, ये कौन है CH3, इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और लाइट डाल दिया। अब ये जो पाई बॉन्ड हमारे को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जाके रिएक्शन होगी, यानी कि इस वाले पे, यहां से एक H हट जाएगा, यहां से एक H हट जाएगा और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। एक H हट गया और Cl लग गया, किसका लॉस होगा, यहां से H और एक Cl, वो तो ऑब्वियस है कि HCl का लॉस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 होता और आप इसके अंदर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डालते, तो हमारे पास डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन इधर भी, तो रिएक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी, किसी भी एक पे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से H हटेगा, Br लग जाएगा और HBr का लॉस हो जाएगा। लेकिन शायद आपके मन में एक सवाल चल रहा हो, क्योंकि चलना बहुत जरूरी भी है, कि अगर मेरे पास एक ऐसी एल्कीन हुई जिसमें डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ही नहीं, तो और आप उसमें Br2
और लाइट डाल दो। अभी तो क्या हो रहा है कि अगर हम इसमें हेलोजन डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लाइट या हीट, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ वाले कार्बन पे जाके सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डाला और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट हो जाएगा? नहीं, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी अगर मैं एल्कीन में सिर्फ हेलोजन डालता हूँ, X2 डालता हूँ, तो वो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और एक एक हेलोजन लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं उसको रिएक्ट करवाता हूँ लाइट के प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जाके रिएक्शन होगी। एंड इन दैट केस अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही नहीं है, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आई बात? तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन कैसे कैसे पढ़े, समराइज करो। सबसे पहले पढ़ा एल्कोहल से OH को हटा के हेलोजन लगाया, जिसमें अलग अलग मेथड्स आए, जहाँ पे बेस्ट मेथड था SOCl2। फिर हमने कराया फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, हेलोजन की प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेज डाले, एक एक करके H हटा, Cl लगा। फिर हम लोगों ने करवाया हेलोजन एक्सचेंज, है ना, वही आया था ना, हाँ, जिसमें फिंकरस्टीन रिएक्शन आई और स्वार्ट्स रिएक्शन आई। फिंकरस्टीन में आयोडाइड्स बनाए और स्वार्ट्स में फ्लोराइड्स बनाए। उसके बाद फिर अगली क्लास का जो लास्ट था हमारा, लास्ट क्लास का, वहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे प्रिपेयर करें हम यूजिंग एल्कीन और HX। फिर सिमेट्रिक आया और फिर अनसिमेट्रिक आया। अनसिमेट्रिक में दो रूल आए, मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी। फिर आज हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन के अंदर X2 डाल के कैसे रिएक्शन करवाएं। उसमें 2 केस आए, विद लाइट और विदाउट लाइट। ठीक है जी, तो ये सारे प्रिपरेशन थे हेलो एल्केन्स के। डन। अब हमें प्रिपरेशन पढ़ने हैं हेलो एरीन्स के, यानी हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन कैसे होंगे, हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हेलोजन लगाना है बेंजीन पे, तो पहला प्रोसेस आ रहा है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन डार्क। मतलब आपके पास बेंजीन होगा और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको शायद पता हो। बेंजीन में 6 कार्बन और हर तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। दिखता नहीं है, लेकिन हर एक कार्बन पे एक एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिखना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन दिखना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन दिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम इसको X के साथ, एक्चुअली X के साथ तो नहीं, लेकिन X2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। हम इसको X2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो या तो होगा AlCl3 या फिर आप यूज करोगे FeCl3। बस ध्यान रहे, जो AlCl3 आप यूज करोगे वो एनहाइड्रस होना चाहिए। आई होप आपको पता हो एनहाइड्रस का मतलब। एनहाइड्रस का मतलब अगर नहीं पता है तो आप कहीं पे लिख लेना, लिखवा दूंगा। एक होता है ड्राई, एक होता है एनहाइड्रस। अब ड्राई का मतलब होता है उसमें वाटर नहीं है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2, शायद आपको याद हो 10th क्लास, इसका एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना। अब जैसे वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2। अब ये जब आप इन्हें मार्केट में खरीदते हो डब्बे में, तो ये सारे के सारे ड्राई होते हैं, यानी ऑब्वियस बात है इनमें पानी दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, ये सारे ड्राई होते हैं। लेकिन इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छुपा हुआ होता है। इनके वॉइड्स में कह लो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लो, जैसा मर्जी कह लो, अभी आप ऐसे पढ़ोगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, किसी भी तरीके से कह लो, लेकिन इनके वॉइड्स में छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके वॉइड्स में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, हाइडेड रहता है। अब इन दैट केस अगर वो वॉइड में छुपा रहेगा, हाइडेड रहेगा, तो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा देखने में कि वो ड्राई है, लेकिन वाटर होता है। तो ये ड्राई तो हैं, लेकिन ये एनहाइड्रस नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब है पानी किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में तो ऑब्वियसली बात नहीं होना चाहिए, वो ड्राई तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी सारे सॉल्ट्स जो कि एनहाइड्रस हैं वो ड्राई तो हैं, लेकिन सारे ड्राई सॉल्ट्स एनहाइड्रस नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो एनहाइड्रस AlCl3 लेना है, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, लिखा भी हुआ है। यहाँ किसी भी एक से, यहाँ से एक H चला जाएगा और यहाँ से एक X, HX का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से H गया तो यहाँ पे एक हेलोजन लग जाएगा HX के लॉस के। अब वो हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे स्टेबल, मैंने आपको बताया था, होते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक H लगा हुआ है, उसको हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन H यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि ज़रूरत तो वैसे बार बार लिखने की नहीं है,
लेकिन चलो एग्जाम में तो एक ही रिएक्शन आएगी, एनहाइड्रस लिख देना। यहां से कौन हट जाएगा, H, क्या लग जाएगा Cl, HCl का। बहुत सिंपल सा प्रोसेस हेलो एरीन बनाने का। दूसरा प्रोसेस है एल्काइल बेंजीन। अच्छा, एक्चुअली में हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, यहां पे मैं इसको हटाता हूं, इसके दो केस बना देते हैं। एक होगा एल्काइल बेंजीन, समझते हो, एल्काइल बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप इसके अंदर अगर X2 डालते हो लाइट में, और अगर आप इसके अंदर X2 डालते हो डार्क में, तो क्या होगा ये समझना है। अगर आप X2 डाल देते हो लाइट में तो क्या होगा, यहां से एल्काइल ग्रुप से एक H हटेगा और उसके साथ हेलोजन जाके लग जाएगा। एल्काइल ग्रुप से एक H हटेगा और उसके साथ हेलोजन जाके लग जाएगा, और यहां से एक H, यहां से एक X, HX का लॉस हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये एक हेलोएरीन नहीं है, यानी अगर आप एल्काइल बेंजीन में X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डालते हो तो आपको हेलोएरीन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप X2, अभी मैं इसका एक जनरल रिएक्शन के अलावा रिएक्शन लिखूंगा, आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आप X2 को डार्क में डालते हो तो R को कुछ नहीं होगा, R के साथ वाले कार्बन या उसके साथ वाले कार्बन या कहीं से भी सब पे अलग अलग प्रोसेस होता है, अभी हम साथ वाले पे बात करें, उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे जो भी आपने हेलोजन डाला होगा वो लग जाएगा, और यहां से H, यहां से X, किसका लॉस हो जाएगा, HX का। और शायद आप जानते ही हैं ये एक हेलो अरीन है, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये एक हेलो एल्केन है, या एल्केन भी नहीं है एक्चुअली, ये हेलो एल्केन भी नहीं है, लेकिन ये हेलो एरीन भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से बात करें तो ये हेलो एल्केन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, लेकिन ये हेलो एरीन भी नहीं है, नॉट अ हेलो एरीन, ये लिखना सही रहेगा, क्योंकि हेलो एल्केन भी नहीं है ये, लेकिन ये एक हेलो एरीन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर आप एल्काइल बेंजीन के साथ काम कर रहे हो और आप वो काम लाइट की प्रेजेंस में कर देते हो तो आपको हेलो एरीन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको हेलो एरीन चाहिए तो आपको डार्क में काम करना, ठीक है ना। चलो आप एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बेंजीन के ऊपर साथ में CH3 ले लिया, अब मैं इसके अंदर डालता हूँ Br2 और साथ में डाल देता हूँ लाइट, और अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे Br2, साथ में डाल देते हैं साथ में क्या डाल, डार्क डालते थोड़ी है डार्क डालते नहीं है, डार्क तो होता है ना। हेलो एरीन को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, ये अटकेगा बीच में, हेलो एरीन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, लाइट की प्रेजेंस में आप ऊपर से एक H हटाओगे और Br लगा दोगे और HBr का लॉस हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, आप CH3 को तो टच भी नहीं करोगे, उसके साथ वाले इधर उसके साथ वाले से H जाएगा और Br लग जाएगा, और यानी कि बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कितने भी एल्काइल का मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं। अभी तो हमने एक लिया है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी कार्बन हो सकते हैं वो कार्बन यहाँ रहेंगे और H हट के Br यहाँ पे लग जाएगा। डन है, ठीक है जी। तो ये हमने बनाया यूजिंग एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन में 2 केस पड़े, लाइट और डार्क। एक्चुअली हेलो एरीन डार्क में बन रहा है, लाइट में नहीं बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आगे तो यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट, आई होप आपको पता हो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। शायद पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाई। ऐसा करते हैं, एक नई स्लाइड में थोड़ा सा डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ा देते हैं पहले, क्योंकि ये ना हो कि डाइजोनियम सॉल्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन ये स्लाइड इसमें नहीं है तो आप ये कहीं लिख लेना पहले, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये स्लाइड का हिस्सा नहीं रहेगा, आपको लिखना होगा। डाई मतलब हो गया 2, एजो मतलब हो गया नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन होता है, और ईएम मतलब होता है चार्ज। तो वैसे तो अगर 2 नाइट्रोजन पे चार्ज है उससे बनने वाले सॉल्ट को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट, वैसे तो डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ N2 पे पॉजिटिव है और उसके साथ कोई हेलोजन लगा हुआ है नेगेटिव, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोल देंगे। एक तो एल्काइल के साथ लग सकता है, एक फिनाइल यानी बेंजीन के साथ भी लग सकता है। और अभी हमें फिलहाल
बेंजीन वाले पे काम करना है, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें 2 नाइट्रोजन हो। अब 2 नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आए? बिकॉज नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, वैसे नाइट्रोजन में N और N के बीच में 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी होते हैं, तो उसने एक और बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसने अपने पास नेगेटिव यानी कि हैलोजन को मान लो खींच के रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, पहली बात तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। क्योंकि अनस्टेबल है तो इसकी रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। और ये काम आता है। अब अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ये इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से, अब पहले तो आप ये लिखो, समझाता हूँ, पहले आप ये लिख लो कहीं, वीडियो को पॉज कर लो और ये लिख लो कहीं। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया। अब अगर मैं बात करूं तो यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो वाली रिएक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। आप चेक करो, आपको आपके चैप्टर में सिर्फ यही 2 रिएक्शन मिलेंगी हेलोएरीन बनाने की। लेकिन ये वाली रिएक्शन जो मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको 4th ऑर्गेनिक के चैप्टर में मिलेंगे, यानी कि अमीन्स में, कि कैसे डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा के अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। अब सुनने वाली बात यह है कि आप को हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 2 ही प्रोसेस हैं बस हेलोएरीन बनाने के, तो क्यों ना और 2-3 प्रोसेस सीख लें यहाँ। बट अगर आपके मान लो यूटी में सिर्फ यही चैप्टर आ रहा है और वो आपके स्कूल एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो ये रिएक्शंस वो नहीं देंगे, क्योंकि उसूलन ये रिएक्शन इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करती हैं। चलिए, फिलहाल यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट में पहली आ रही है सैंड मेयर रिएक्शन। अब सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होगा कि आप डाइजोनियम सॉल्ट लोगे और डाइजोनियम सॉल्ट, यार ये जो पंगा है ये टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये गलती क्रिएट करेगा। एक सेकेंड, ये बीच में अटक गया, इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं पहले। अब सैंड मेयर रिएक्शन से हम कैसे डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं हेलोएरीन में? तो यहाँ पे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब मान लो अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हो क्लोरोबेंजीन, तो आपको यहाँ पे Cu2Cl2 डालना होगा, और अगर आप ब्रोमो लगाना चाहते हो तो Cu2Br2। ध्यान रखिएगा, जब सैंड में रिएक्शन करवाई गई थी तो Cu2Cl2 या Cu2Br2 इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज की डेट में हम CuCl HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास Cu2Cl2 नहीं है, जो कि अब अवेलेबल नहीं होता है, तो आप CuCl HCl या CuBr HBr को भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बट अभी फिलहाल ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो हेलोजन, यानी अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन जाके यहाँ पे लग जाएगा, और नाइट्रोजन गैस का लॉस, ये N2 गैस का लॉस, और ये X यहाँ जाके लग जाएगा। सेम यहीं कौन सी गैस का लॉस हो जाएगा? N2 गैस का लॉस हो जाएगा, सॉरी N2 गैस का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और हेलोजन यहाँ पे जाके लग जाएगा। अब आपने यहाँ पे कौन सा हेलोजन लिया हुआ है? Br, तो यहाँ पे जाके Br लग जाएगा, है ना, और दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा। हुआ क्या? दोबारा समझते हैं। आपने Cu2Cl2 डाला, अब Cu2Cl2 जो होता है वो क्या होता है बच्चों? Cu2Cl2 और Cu2Br2, यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, लेकिन दोनों ही केस में N2 का लॉस हो जाएगा यहाँ। अगेन आई रिपीट, इफ हमारे पास Cu2Cl2 या Cu2Br2 नहीं है तो हम CuCl HCl या CuBr HBr का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। डन है। चलिए फिर बात करते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अगेन ये भी एक डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने वाली नेम रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन और सैंड मेयर रिएक्शन में आपको जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली आपको देखो सेम मिलेंगे। ध्यान से सुनो, अगर मैं इससे बनाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगेन मुझे क्लोरीन और ब्रोमीन ही है, और यहाँ पे किसका लॉस होगा? N2 का, और यहाँ पे भी N2 का। तो अगर आप रिएक्शन देखो तो सेम है, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है, बस जो अलग हो जाता है वो यहाँ पे रिएजेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको Cl लगाना है तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले सकते हो, और अगर आपको Br लगाना है तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ Br ले सकते हो। बाकी सब कुछ सेम है सिवाय रिएजेंट्स के।
आपने वहां पे क्या यूज किया था, Cu2Cl2, Cu2Br2 या फिर ये, लेकिन यहाँ पे हम कॉपर को HCl और कॉपर को HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो कि एक बेटर तरीका है मेरे हिसाब से। क्यों, आप मुझे बताओ, आप सब इतने समझदार हो, 12th क्लास में आ गए हो, प्लीज कमेंट सेक्शन पे आंसर देना। आपके हिसाब से आपकी लैब में क्या इजीली अवेलेबल है, कॉपर HCl या फिर Cu2Cl2 या ये कह लो। तो आप सबकी लैब में आपको बहुत इजीली कॉपर मेटल जो है वो मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी लैब है जहाँ कॉपर मेटल ना हो और HCl ना हो, या ऐसी कोई भी लैब है जहाँ पे कॉपर ना हो या HBr ना हो। लेकिन आपकी लैब में हो सकता है आपको कॉपर और CuCl या HCl ना मिले। ये बहुत पूरे चांसेस हैं कि आपको CuCl और HCl ना मिले, होगा ही नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए सैंड मेयर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, गेटरमैन होती है। देखा जाए तो ये दोनों ही नहीं होती हैं, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बहुत रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई बोले कि गेटरमैन और सैंड मेयर में से कोई एक चुनो, तो मैं कौन सी रिएक्शन चुनूंगा, मैं गेटरमैन चुनूंगा आज की डेट में, क्योंकि आज के डेट में मुझे कॉपर और एसिड बहुत ईजिली मिल जाएगा। डन है, ओके, आगे बढ़े, पक्का, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाल्स-शीमन, सेम रिएक्शन है, बट ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इससे आपको फ्लोरोबेंजीन मिलने वाली है। ये ओनली रिएक्शन है जो आपको फ्लोरोबेंजीन देगी। अभी तक हमने 3 या 4 रिएक्शंस पढ़ ली जहां पे हमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिल रहा है, लेकिन ये वाली रिएक्शन इज ओनली फॉर फ्लोरोबेंजीन। और इसके अगली रिएक्शन जो कि हमारी आज की आखिरी रिएक्शन भी होगी, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन की आखिरी रिएक्शन भी होगी, वो है यूजिंग KI। अब यहाँ पे बाल्स-शीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, और इसके अंदर सबसे पहली बात तो HbF4 डालते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं HbF4। अब HbF4 डालने से सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ से X चला जाता है और यहाँ से H, किसका लॉस हो जाता है, HX का, और यहाँ पे N2 के साथ BF4 नेगेटिव जुड़ जाता है। N2 के साथ BF4 नेगेटिव जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है जी, N2 के साथ BF4 नेगेटिव जुड़ जाता है। अब आप क्या करते हो, इसे हीट करते हो। हीट करने से क्या होता है, यहां से BF3 गैस का लॉस हो जाता है और यहां से N2 गैस का लॉस हो जाता है। यहां से BF3 का लॉस हो जाता है और N2 का लॉस हो जाता है। अब BF4 में से अगर BF3 जो है वो उड़ गया तो एक F बच जाएगा और वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। बहुत ठंडे दिमाग से रिएक्शन को सुनिएगा। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, HbF4 डाला, HX का लॉस, यहाँ से H यहाँ से X, HX का लॉस, BF4 पूरा का पूरा ऊपर जाके जुड़ गया, हीट किया, यहाँ से BF3 का लॉस हो गया, यहाँ से N2 का लॉस हो गया, फ्लोरीन ऊपर जाके टपक गया और लग गया फ्लोरोबेंजीन, सिंपल है। और ऐसे ये एक रिएक्शन है जिसमें हम इकलौती रिएक्शन, अगेन ओनली रिएक्शन टू फॉर्म आयोडोबेंजीन। अगेन मैं आपको ओनली रिएक्शन से मेरा कहने का मतलब हमारे सिलेबस की ओनली रिएक्शन, ऐसा नहीं आप इंटर, वैसे तो और भी हैं यार, लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़नी है बहुत सिंपल है, नेम रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम लगातार 4 नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो कहीं आपको लगे ये भी नेम रिएक्शन, तो ये नेम रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी हेलोजन लगा दिया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया KI। अब KI ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पे KI डालो तो यहाँ पे I नहीं होना चाहिए, बस बाकी कोई भी होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन आयोडीन नहीं हो सकता। अब क्या होगा, जो K है वो X को लेके निकल जाएगा और KX का लॉस हो जाएगा और N2 गैस का भी लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोडीन बचेगा और बेंजीन जो अकेले रह गए, तो बेंजीन के ऊपर जाके हमें क्या लग जाएगा, आयोडीन। बेंजीन के ऊपर जाके क्या लग जाएगा, आयोडीन, और बच्चों हमें आयोडोबेंजीन यहाँ पे मिल जाएगा। डन है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, डन है। तो यहाँ पे हमने अगेन आज हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों की प्रिपरेशन जो है वो सीख ली। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रिपरेशन सीख ली। एक सवाल है, हाउ वी कैन प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आओ ये भी पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशंस और हेलो एरीन्स की भी प्रिपरेशन पढ़ ली। काफ़ी बड़ा हिस्सा हमने आज कवर कर लिया और आपको मैंने बताया था कि रिएक्शंस याद साथ साथ करते चले जाएं। ऐसा लगता है
कि हम बाद में कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो फिलहाल एक छोटा टॉपिक, अगेन ये इस चैप्टर से नहीं है बट नॉलेज की बात है कि डायजोनियम सॉल्ट को बनाते हैं कैसे, ऑल्दो वो इतना अनस्टेबल होता है। तो आंसर है आपको एनिलीन लेना है। आई होप आपको पता हो, एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ, इसको बोल देते हैं एनिलीन। आपको एनिलीन लेना है, 11th क्लास में सीखा था। उसके अंदर आपको NaNO2HCl, उसके अंदर आपको NaNO2HCl, और आपको इसे ठंडा करना है 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। गर्म नहीं करना, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है। ठंडा करने पे क्या होगा, ठंडा करने पे यहाँ से N जो है वो डाइमराइज हो जाएगा, यानी N2 पॉजिटिव बना देगा, और यहाँ पे अगर आपने Cl लिया हुआ है तो Cl नेगेटिव, अगर आपने यहीं पे Br लिया होगा तो Br नेगेटिव बन जाएगा। ऑल्दो ये रिएक्शन इस चैप्टर में नहीं है, ये रिएक्शन अमीन्स में है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपके स्कूल के अंदर कोई यूटी हो रहा है और वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो वो ये वाली रिएक्शंस आपको टेस्ट में नहीं देंगे। लेकिन अभी आप बोर्ड के रिस्पेक्ट से सोचो, आपके बोर्ड में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी चलेगा कि तो आपको इसी में क्यों डालते हैं, क्योंकि आप फ्लो में हो। एक तो आपको हेलो एरीन्स के और प्रिपरेशंस मिल गए, वरना सिर्फ 2 ही रहते हैं हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि चलो वो वाली रिएक्शन हम वहाँ पे भी दोबारा पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इनको यहाँ पढ़ना बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो और कई टीचर्स का ही मानना है, काफ़ी स्कूल्स में ऐसा होता है कि ये वाले रिएक्शन वो यहीं पे ही करा देते हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को इंक्रीज भी कर देते हैं। हाँ, तो हमारे अगर आपको याद हो तो हम किस लेवल पे चलते थे, पहला होता है IUPAC पढ़ लिया, दूसरा होता है प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि 5-10 मिनट का काम होता है वो, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि मेन है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। तो 2 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, और ये चैप्टर जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। आज का लेक्चर अगेन हम यहाँ पे छोटा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप ये पहले याद कर लो, अकल लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले आपको हेलो एरीन के बारे में पता होना चाहिए, और अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आप वहाँ पे लैग कर जाओगे। तो प्लीज़ ये वाला हिस्सा आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि जैसे ये लेक्चर ख़त्म हो, आपके पास टाइम जब भी हो, अभी नहीं तो जैसे ख़त्म मतलब जब मिल जाए, प्लीज़ आप इनके रिएक्शन को लिख के याद करें। और कोई तरीका ही नहीं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, वो फिर बाद वाली बात बाद में हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लेक्चर्स को साथ साथ कंप्लीट करते चलें, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। डन है, बोलो। तो प्रिपरेशंस का काम आज खत्म होता है, जिनको आपको ढंग से एक बारी रिपीट करना है, और अगली क्लास में मिलते हैं फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजी। तो 2 लेक्चर और, टोटल 4 लेक्चर में हम इस विशाल चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।